दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए एक और एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि टाइम की कमी होने के कारण बीच बीच में प्रैक्टिस छूट जा रही है, लेकिन आपके लिए लगातार एमसीक्यू आता रहेगा और जब भी आपका पेपर हो आप उसको क्रैक करें और क्लर्क बन के अपने हौसले को बढ़ा के रखें। तो आज का एमसीक्यू जो कि 20 जनरल बैंकिंग, अगर आप किसी भी बैंक से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगर एसबीआई का एग्ज़ाम है 28 को तो उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जनरल बैंकिंग तो हर जगह एक ही आता है। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की एक मैंने सीट डाल रखी है आज, जिसमें है शॉर्टकट की, तो वो पूरी सीट है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो आज कुछ फुल फॉर्में होंगी और कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा, व्हाट डज सी इज एफसीएनआर स्टैंड फॉर। जो एफसीएनआर है उसमें जो सी है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पहला है काउंटेड, दूसरा है कोर्ट, तीसरा है करंट और चौथा है करेंसी। ठीक है भाई, ये है ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेंसी। अगर मैं एफसीएनआर की बात करूं, एफ फॉरेन, सी करेंसी, एन नॉन और आर रेसिडेंस। जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी की हो जाएगी करेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वर डाउन कैन कॉज विच टाइप्स ऑफ रिस्क इन अ बैंक। अगर सर्वर डाउन होने से बैंक में किस प्रकार का जोखिम हो जाता है? अगर आपका सर्वर है और अगर वो डाउन हो जाता है तो वो किस प्रकार का रिस्क में आता है? मार्केट रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑपरेशन रिस्क या क्रेडिट रिस्क? तो अगर आपका सर्वर डाउन हो जाए तो वो ऑपरेशन रिस्क में आएगा। और एक चीज़ और बता दूं, अभी इंडियन बैंक का सब स्टाफ टू क्लर्क का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी पेपर तो हमारा पढ़ाया हुआ आ रखा था, लेकिन काफ़ी बच्चे उसमें पास नहीं हुए। पेपर आसान भी था और कुछ जनरल बैंकिंग हमारे क्लास से आ रखी थी, तो उसके बारे में मेरे को पता लगा है कि काफ़ी मतलब जो बच्चे थे, काफ़ी सब स्टाफ था, वो पास नहीं हो पाए हैं क्लर्क के लिए। एक तो उनको सिस्टम का नॉलेज नहीं था और दूसरा उनको बैंकिंग सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ एसटीआर। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाल रखा कि ये इंडियन बैंक के पेपर में पूछा गया था और मैं इसको बार बार डालूंगा जब तक आपको ये चीज़ याद नहीं हो जाती। पहला ऑप्शन है स्टेचरी ट्रांजैक्शन रिसीट, दूसरा है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एसटीआर। एसटीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूआईडीएआई। ये बहुत आपकी जेब में आज भी ये चीज़ होगी, जो ये है इसकी फुल फॉर्म आपको अपनी जेब में मिल जाएगी। तो इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा नहीं आपको, इसकी फुल फॉर्म आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है कि यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या हो। ठीक है भाई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूनिक इंटरेस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ऑल। तो इसका आंसर आपने हमारे को कमेंट बॉक्स में देना है सर। यूआईडीएआई की फुल फॉर्म ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन अ स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड होता है जिसमें कि कितने डिजिट होते हैं? 8 या 10,
7 या 10, 9 या 11 या 8 या 11। तो जो स्विफ्ट कोड होता है उसमें होते हैं 8 या 11 डिजिट इसमें होते हैं। ठीक है भाई। और अगर मैं आपको स्विफ्ट की फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। इस स्विफ्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी ये। ठीक है भाई। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसमें 8 से और 11 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर IMPS। IMPS में जो आई है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल इंटरेस्ट इमीडिएट या नन। इसकी हो जाएगी IMPS की इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS। ठीक है। और आपने इसकी लिमिट मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी कि इसकी लिमिट कितनी होगी। नेक्स्ट, MICR कोड इज यूज्ड फॉर। जो MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज, ये किस काम में आता है? फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट, फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ चेक। तीसरा फॉर चेक ट्रांकेशन सर्विस। और चौथा फॉर कोड बैंकिंग सॉल्यूशन। तो जो MICR कोड होता है वो होता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ चेक। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अ बैंक फिक्स डिपॉजिट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ। बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट जमा कर रहे हैं तो उसको किस रूप में जाना जाता है? अगर आपने FD कर दी है तो उसको किस रूप में जाना जाएगा, क्या बोलेंगे उसको? टर्म डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट या नोटा। तो अगर आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो उसको टर्म डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं टर्म डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन मिलेगा आपको। द सिंबल ऑफ RBI, RBI का जो चिन्ह है वो क्या होता है? लॉयन बिफोर अ पाम ट्री, जो एक पेड़ होता है उसके आगे लॉयन बैठा रहता है। दूसरा है कुबेर विद अ पर्स ऑफ मनी। तीसरा है टाइगर बिफोर पाम ट्री। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा टाइगर बिफोर पाम ट्री। जो टाइगर है वो पेड़ के आगे बैठा रहता है, ये RBI का चिन्ह है, ये RBI का सिंबल है। अगला है कि OTP के द्वारा अगर आपने eKYC से खुले अकाउंट में बैलेंस कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने OTP के द्वारा eKYC से जो कोई अकाउंट खोला है, OTP होती है वन टाइम पासवर्ड। कोई eKYC आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक KYC की है और कोई अकाउंट खोल दिया तो उसमें बैलेंस कितना होना चाहिए? किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस अकाउंट में? 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो है 1 लाख रुपए आपकी अमाउंट होगी जिससे eKYC से खुला है, यानी आपने वहाँ पे कागज़ नहीं जमा कराए, आपने वहाँ पे मोबाइल से अपने इंटरनेट से ही KYC कर दिया। उसमें मात्र 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट, की ऑफ एलिमेंट KYC, जो KYC के जो एलिमेंट होते हैं, जो की होती है वो कौन कौन सी होती है? कैप, CAP, रिस्क मैनेजमेंट या CIP या ऑल। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से होती है उसकी की, तो ये तीनों उसकी की होती है। कैप, अगला है रिस्क मैनेजमेंट और CIP। कैप की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। और रिस्क मैनेजमेंट तो लिखा ही है। उसके बाद CIP की जो फुल फॉर्म होती है उसकी होती है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, CIP। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अ नोट विच इज श्रंक वास्ट इज कॉल्ड। अगर कोई नोट है
कोई रुपए का नोट है और अगर वो धुला हुआ है तो वो क्या, उसको क्या कहेंगे? नोट धुल गया है आपकी जेब में तो उसको क्या कहेंगे? म्यूटिलेटेड नोट, सॉइल्ड, इम्परफेक्ट या ये सभी। तो अगर आपकी जेब में कोई नोट अगर धुल गया है तो उस नोट को कहते हैं इम्परफेक्ट नोट, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है इसलिए उसको इम्परफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, माइनर इज डिफाइन इज, जो माइनर होता है, जो छोटा होता है, उसको किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, कि मतलब उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आरबीआई एक्ट में, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 या ऑल। तो जो भी बच्चा है, जो भी माइनर है, उसको इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में, 1875 में उसके बारे में कहा गया है कि इसका अकाउंट कैसे खुलेगा, क्यों खुलेगा और कब खुलेगा, तो उसको यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट, अगला है आरबीआई कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ एनी बैंक अंडर सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट 1949। अगर आरबीआई किसी भी बैंक का निरीक्षण करती है या वो इंस्पेक्शन करने आ गई तो उसको कौन से एक्ट के तहत, कौन सी अथॉरिटी है उसकी, कौन सा ऐसा सेक्शन है कि जिसके बारे में कि वो वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर वो कागज़ लाएंगे तो कोई तो अथॉरिटी होगी उनके पास, कौन से सेक्शन के थ्रू वो आपके बैंक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं? सेक्शन 32, सेक्शन 35, सेक्शन 34 या सेक्शन 31। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, सेक्शन 35 के थ्रू आरबीआई आपके बैंक का इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, अ नोट ऑफ विच पोर्शन इज मिसिंग इज कॉल्ड। अगर मान लिया जाए ये नोट है और इसका इतना पोर्शन गायब हो रखा है, या इतना पोर्शन गायब हो रखा है, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटिलेटेड नोट, सॉइल्ड, इम्परफेक्ट या स्क्रिबल नोट। तो उस नोट को क्या कहेंगे? उस नोट को कहेंगे म्यूटिलेटेड नोट। अगर आपने सुना नहीं होगा, अगर आप करेंसी टेस्ट में होंगे तो फिर आपने सुना होगा, नहीं तो शायद ब्रांच में ये चीज़ें कम ही सुनने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, FATF हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इज। जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे सिचुएटेड है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, न्यू दिल्ली में या वाशिंगटन डीसी में? तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ तक तो था जनरल बैंकिंग, जो कि सभी बैंकों के लिए ये चीज़ें लागू है। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो का एक बार एनालाइज करें, उसमें कुछ प्रीवियस बैंकों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रखे हैं। तो यहाँ से अभी शुरू करते हैं बेसिक कंप्यूटर की क्या क्या है और कैसे है, किस चीज़ शॉर्टकट की का यूज़ कहाँ किया जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेन का यूज़ करेंगे। जो कंट्रोल, अगर F अल्ट वाले हैं जो, उनको यूज़ नहीं किया जाएगा, शिफ्ट वालों को यूज़ नहीं किया जाएगा। केवल जो भी कंट्रोल वाले हैं खाली उन्हीं को यूज़ किया जाएगा। सिंपल जितने भी ऑप्शन है। ठीक है भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें, कंट्रोल V है जो, उसका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आपने किसी भी आइटम को कॉपी करना है तो कंट्रोल C, और अगर पेस्ट करना है तो उसको दूसरी जगह लेना है तो उसको कंट्रोल V करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
कंट्रोल एक्स, अगर आपने कोई भी वर्ड है, कोई भी पैराग्राफ है, उसको अगर आपने कट करना है तो आपको कंट्रोल और एक्स एक साथ दबाना पड़ेगा और ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और वो अपने आप ही वहाँ से कट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है कंट्रोल डिलीट। अगर कोई भी आइटम सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, माउस से आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल और डिलीट दबाओगे कीबोर्ड में, मैं अगर कीबोर्ड की बात बताऊं तो वो चीज़ें कट हो जाती है। एक्स में भी, कंट्रोल एक्स में भी कट होती है और इसमें भी मतलब डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट कंट्रोल सी मैंने आपको बता दिया है, यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड आइटम। आपने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी दबा दिया और आपने वो दूसरे पेज में उसको लेना है तो कंट्रोल वी करके दबाना पड़ेगा आपको, नए पेज में उसको लाने के लिए। नेक्स्ट अगर आपने कंट्रोल ए दबाया तो कंट्रोल ए दबाने के लिए आपको पूरा का पूरा नहीं है, जितना भी है वो सेलेक्ट हो जाता है, पूरा का टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है वहाँ पे वो सब सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए मीन्स होता है कंट्रोल ऑल। ठीक है। नेक्स्ट इसको छोड़, अब आ जाओ F1। F1 अगर कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर लिखा होता है सबसे ऊपर F1 F2 F3 F4, तो जो F1 है वो आपकी हेल्प के लिए होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपकी हेल्प के लिए F1 हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल ई है। अगर कंट्रोल ई की बात करता हूँ तो ये होता है आपके लिए एडिट के लिए। अगर आपने कंट्रोल ई दबा दिया तो आपने अगर कोई एडिट करना है तो उसके लिए आपने ये लिख दिया कमांड। अगर आपने इसको एडिट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस ई दबाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें एडिट आपके लिए हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्रोल एंड दबाना है। अगर आप कंट्रोल और एंड कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो आप वहाँ पे एंड डॉक्यूमेंट में आ जाओगे, जहाँ से आपने शुरू किया है आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे। शॉर्टकट की सेम वही है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, और ये है नीचे एक्सेल की शॉर्टकट की। तो एक्सेल की शॉर्टकट की तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक्सेल के लिए एक्सेल में जो यूज़ होने वाली है वो आपको बता देता हूँ। जैसे ये कंट्रोल बी है, ये तो आपको पता है, आपने ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर आपने बोल्ड करना है यानी गाढ़ा करना है तो कंट्रोल बी का यूज किया जाता है। ठीक है भाई। कंट्रोल एफ। अगर मैं कंट्रोल एफ की बात करूं तो अगर आपने अपने अपने पीसी पे, अपने डेस्कटॉप पे कोई चीज़ सर्च करनी है यहाँ पे, तो कंट्रोल अगर एफ़ दबाते हो तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आता है कि अगर आपको कोई फाइल ढूंढनी है, आपको कुछ ढूंढना है तो वो कंट्रोल एफ़ का यूज़ किया जाता है उसके लिए। बाकी F2 F5 F7 ये सब हेल्प के लिए होते हैं। F5 होता है आपके रिफ्रेश के लिए, अगर आपने यूज़ करना है तो इसका। बाकी बाकी तो कुछ है नहीं वैसे। कंट्रोल डब्लू, अगर मैं कंट्रोल डब्लू की बात करूँ तो इसकी होता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल एच की बात करूँ तो कंट्रोल एच किसी भी आइटम को रिप्लेस करने के लिए, जैसे इसको रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच दबाओ और ये रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू होता है अगर लिखा हुआ है रिप्लेस, इसके नीचे अंडरलाइन कंट्रोल यू। बाकी वाई और जेड तो आप जानते होंगे कि एक होता है रीडू के लिए है, एक होता है अंडू के लिए। ठीक है। जो जेड होता है वो होता है अंडू के लिए और वाई होता है रेडो के लिए। तो इसलिए ये है एक्सेल की। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे एक्सेल का हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं है। जो मैंने आपको बताया आपको उतना ही देखना है और बाकी देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था आज का आपका सेशन। सेशन में से आपको मिलते रहेंगे लेकिन थोड़ा समय को देखते हुए नहीं हो पाता है, तो आप
आपका पेपर भी नहीं है एसबीआई को छोड़ के, और एसबीआई वालों को मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, तो उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ताकि अगर उनको क्लास मिले तो हो सकता है कई भाई हमारे इस बार जब रिज़ल्ट आए आपका तो आप लोग ज़रूर मेरे को बताएं, क्योंकि इंडियन बैंक वालों ने तो मेरे को बताया कि सर हमारा नहीं हुआ, देहरादून जोन वालों का नहीं हुआ, इस जोन वालों का हुआ, लखनऊ वालों को हुआ है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करके बताया ये चीज़। तो फिर वीडियो आपको मिल जाएगा 10 बजे, और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।